हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक है आज का बार्ड-सेवर्ट्स लॉ। बहुत सारे बच्चों को बार्ड-सेवर्ट्स लॉ नहीं समझ में आता है। मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, इसे ध्यान से देखना। ये 5 नंबर में पूछा जा चुका और पूछ भी सकता है। ठीक है, तो बार्ड-सेवर्ट्स लॉ को समझाने से पहले मैं ये बताता हूँ कि ये है क्यों, आया क्यों बार्ड-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है ना, तो देखिए आपको मैं बताता हूँ। ऑस्टिट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1820 ईस्वी में ये एक्सपेरिमेंटली से प्रूव कर दिए थे कि किसी भी अगर वायर में या किसी भी कंडक्टर में अगर आप करंट को फ्लो करते हैं तो उस करंट की वजह से उस चालक तार या उस कंडक्टर या फिर वायर के चारों पट्टी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर चुके थे। पर सवाल किया गया ऑर्स्टेड साहब से कि कितना करता है, इसकी कुछ फार्मूला क्या है, मतलब चालक तार के चारों पट्टी मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, कैसे निकालिएगा। तो वो नहीं बता पाए। इसे बताने के लिए बार्ड-सेवर्ट्स लॉ ही आया। आई होप कि आपको समझ में आया। तो देखो ये बार्ड-सेवर्ट्स लॉ होता क्या, ध्यान समझना। सबसे पहले एक तार लिए, इस तार का मेरा आकार कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर फिलहाल के लिए स्ट्रेट वायर के लिए मैं अलग केसेस में मैं सिद्ध करूंगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक्स और वाई को एक करंट मानी, करंट कंडक्टिंग वायर माने, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, तो आई इसका जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो एक्स से वाई डायरेक्शन में हो रहा है। मैं यहाँ पर देखो शो किया हूँ। ठीक है, और मैंने छोटा सा करंट एलिमेंट माना हूँ। ठीक है, क्या माना हूँ, करंट एलिमेंट। तो इस तरह से ये करंट एलिमेंट को माने, छोटा सा लेंथ एलिमेंट माने, ये जो तार की जो पूरी लंबाई है ना जी, उसकी छोटा सा पार्ट माने। इस छोटा सा पार्ट को उन्होंने करंट एलिमेंट कहा। और याद रखना कि करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन में होगा। ये लेंथ एलिमेंट है और अगर आई लगा दीजिएगा तो करंट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस करंट एलिमेंट की वजह से उन्होंने निकालना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने छोटा छोटा पार्ट करके, यानी कि इतना इतना छोटा छोटा पार्ट करके उन्होंने पूरा निकाला। और निकाल कर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा इस पी पॉइंट पर, इस पूरे तार की वजह से वो पता चल जाता है। तो फिलहाल बार्ड-सेवर्ट्स लॉ ने सबसे पहले करंट एलिमेंट माने, समझे। जिस प्रकार से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़े होंगे गॉसेस लॉ, उसमें क्या माना जाता था, एक छोटा सा एलिमेंट एरिया एलिमेंट माना जाता था जिसे डीएस कहते थे। लेकिन यहाँ पर आपको लेंथ एलिमेंट मानना पड़ेगा जिसे डीएल कहेंगे, जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी। याद रखना इस बात को। ठीक है, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से छोटा क्या है, करंट एलिमेंट, तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसलिए यहाँ पर डीवी लिखे, समझे। तो पी पॉइंट पर डीवी के मान कितना होगा, ये कैसे होगा, ये कितना होगा, ये किस तरह से बताएं। तो बार्ड-सेवर्ट्स लॉ ने अपने नियम में 4 चीज बताई थी, चारों चीज से उन्होंने साबित किया था। तो सुनो, इन्होंने लिखे अकॉर्डिंग टू बार्ड-सेवर्ट्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट ऑफ द करंट कैरिंग वायर अराउंड टू इट्स। देखिए, किसी भी धारावाहिक चालक तार जिसमें धारा बह रहे हो, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के चारों पट्टी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसी भी पॉइंट पर, वो 4 बात पर डिपेंड करता है। ये बार्ड-सेवर्ट्स लॉ का कहना था। पहला है आपका, देखिए पहला कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, यानी कि इस पी पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी इस तार में, इस वायर में बहने वाले करंट की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह से उन्होंने कहा डीबी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। दूसरी बात उन्होंने बताया है कि द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट ऑफ वायर, यानी कि इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो करंट एलिमेंट पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि करंट एलिमेंट जितना बड़ा होगा ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी उतना बड़ा होगा। इस तरह से पी पॉइंट पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया लेंथ एलिमेंट के, समझे। यानी कि डीबी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एलिमेंट। चलिए तीसरी बात उन्होंने कहा कि द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, ये साइन थीटा पर डिपेंड करता है ना कि कॉस थीटा पर। यानी कि ये जो मेरा जो पोजीशन वेक्टर या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं, ये सेंटर और पी पॉइंट के बीच में, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसे डिस्टेंस कहेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड के रूप में, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये आपका करंट एलिमेंट, तो दोनों के बीच में थीटा पर भी डिपेंड करता है। बट कौन से थीटा, तो ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो साइन थीटा उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। आप समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर एक आपका स्ट्रेट वायर, क्लियर, और अगर ऑस्टेट का कहना था कि इसमें का धारा आई बहता है तो इसके चारों पट्टी से मैग्नेटिक फील्ड बनता है,
चारों पट्टी से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। देखिए कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में बनता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, ये परपेंडिकुलर है ना पॉइंट बाजी, हर एक पॉइंट को देखा जाए तो परपेंडिकुलर मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। फील करो, जैसे मैं बताता हूँ। देखिए जैसे तार है, तो अगर करंट ऐसे बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बहेगा चारों पट्टी से, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, नीचे होगा, वो भी परपेंडिकुलर में होगा। डेट मीन साइन थीटा पर ये डिपेंड करता है। चौथी चीज उन्होंने बोले कि द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस टू द पॉइंट पी पॉइंट, ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द करेंट एलिमेंट। यानी कि उन्होंने चौथी बात बोले कि इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये पी पॉइंट और करंट एलिमेंट के सेंटर के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स उन्होंने बताया कि डीबी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। और इस तरह से ये चारों समीकरण को मिला दिए एक में, यानी कि लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ठीक है ना, चारों को मिला के उन्होंने पाए इस तरह से कि जो डीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, लेंथ एलिमेंट के, ठीक है ना, साइन थीटा के, और बटा में उन्होंने क्या बताया और स्क्वायर के इन्वर्सली होगा। तो इस हिसाब से जब उन्होंने प्रोपोर्शनल को हटाया तो कोई कांस्टेंट आया और कांस्टेंट को उन्होंने नाम दिए के, और इस तरह से KIDL साइन थीटा बटा बन गया r²। बट यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है, वेयर में मैं लिख देता हूँ, ये जो आपका जो k है वो k बराबर होता है आपका μ0/4π, ठीक है। और इसका एक वैल्यू भी होता है कांस्टेंट वैल्यू 10⁻⁷, ठीक है ना, वेबर, ठीक है, क्या होता है वेबर पर एम्पियर मीटर होता है, या ठीक, या फिर इसके जगह आपका रह सकता है, याद रखना कि 10⁻⁷ हेनरी पर, ठीक है ना, हेनरी पर आपका मीटर हो सकता है जी, याद रखिएगा। ये आपका वैल्यू है के की वैल्यू। जिस प्रकार से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़े होंगे क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बराबर, ठीक है ना, आपका होता था के Q1 Q2 बटा r² होता है कि नहीं, लेकिन ये k की वैल्यू कुछ होता है। k को हम लोग बोलते थे क्या, कोलम्बियन कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, और ये k बराबर होता था 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होता था 9 × 10⁹, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता था। आई होप आपको पता होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर k है, और इस k की वैल्यू k बराबर होता है μ0/4π, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है, या फिर 10⁻⁷ हेनरी मीटर होता है। इसका नाम क्या है, तो इसका मैं नाम आपको बता देता हूं कि इसको हम लोग जो कहते हैं के को, वो के को क्या कहते हैं, तो के को हम लोग यहाँ पर कहते हैं जी मैग्नोस्टैटिक्स कांस्टेंट, मैग्नोस्टैटिक्स कांस्टेंट। वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, यहाँ पर मैग्नोस्टैटिक्स कांस्टेंट कहते हैं, समझे, कांस्टेंट याद रखिएगा, इसकी वैल्यू ये आपका होता है। तो इस तरह से आपका बार्ड-सेविट्ज़ लॉ का इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो यहाँ से बार्ड-सेविट्ज़ लॉ के इक्वेशन बराबर लिख सकते हैं μ0/4π, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका IDL साइन थीटा बटा आपका हो गया r²। ये आपका हो गया स्केलर फॉर्म में जी, जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये आपका बार्ड-सेविट्ज़ लॉ का स्केलर फॉर्म हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर फॉर्म ऑफ बार्ड-सेविट्ज़ लॉ ऑफ बार्ड-सेविट्ज़ लॉ। बार्ड-सेविट्ज़ लॉ का ये आपका स्केलर फॉर्म फार्मूला साबित हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख के देता हूँ, इन वेक्टर फॉर्म। इसके वेक्टर फॉर्म में दो तरह का आप लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से होगा। पहला आपका जो डीबी जो होगा, डीबी इक्वल टू μ0/4π, ठीक है ना, बटा 4π, और यहाँ पर लिख सकते हैं आई तो क्या है मेरा स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसको हटा दीजिए। डी एक प्रकार की डीएल वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो लेंथ एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर कैप, जो आर कैप है वो एक यूनिट वेक्टर का काम करेगा डिस्टेंस का, और नीचे लिखिएगा r², ठीक है ना। ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में बार्ड-सेविट्ज़ लॉ का फार्मूला। देखिए वेक्टर फॉर्म में है। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं जी, देखिए आपका डी वी इक्वल टू μ0/4π, ठीक है, आई, ठीक है, DL क्रॉस आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, और बटा में आपका हो जाएगा RQ। अब सवाल बनता है कि यहाँ RQ कैसे हो जाएगा। देखिए
आर कैप देख रहे हैं आप, आर कैप बराबर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड। तो अगर आर कैप की जगह आप यहाँ पे लिख देते हैं आर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, तो आर नीचे वो आर स्क्वायर पहले से था, तो आर क्यू हो जाएगा कि नहीं। तो आपका ये वाला भी आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया, याद रखिएगा बार्ड-सेवरिट्ज़ लॉ का। ये आपका पूछ सकता है, ये आपका 2022 की सेटअप परीक्षा में आपका पूछा था यार, याद रखना, आपको याद रखने की बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको एक नज़र आपको मैं बता देता हूँ कि कौन क्या है। देखिए ये डीबी क्या है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है। म्यू नॉट हमको बोलते हैं क्या, देखो म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं इज द मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस को बोलते हैं जी, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको वैक्यूम के लिए है, किसके लिए, वैक्यूम के लिए, या फिर आप एयर के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। म्यू नॉट क्या है जी, इज द मैग्नेटिक परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, ये आपका होता था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मिटिविटी होता था, ये आपका परमीएबिलिटी हो गया, समझ में आया। इसको आपको याद रखने की जरूरत है। बाकी आपका आई करंट हो गया, डी लेंथ एलिमेंट है जिसकी डायरेक्शन करंट में होगा, और ये जो आर कैप है वो डिस्टेंस, जो सेंटर ऑफ जो करंट एलिमेंट था और पी पॉइंट उसके बीच की जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस का ये आपका क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, याद रखिएगा। ये आपका डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो ये आर क्या है, आर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको कहते हैं, और ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको बार्ड-सेवरिट्ज़ लॉ पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने फार्मूला भी साबित कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो, और हो सके तो कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।